हेलो दोस्तों, हमारी आज की फिल्म कहानी है रिवेंज की, जिसमें हम देखेंगे कि बदले की भावना कैसे एक अच्छे भले इंसान को भी क्रिमिनल बना सकती है। फिल्म का नाम है मिसिंग यू और ये 2016 की साउथ कोरियन क्राइम थ्रिलर है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट शुरू करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। फिल्म की शुरुआत में हम एक कोर्टरूम का सीन देखते हैं जहां एक सीरियल किलर जिसका नाम ली है उसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। ली के ऊपर 7 मर्डर्स का आरोप है, जिनमें से सिर्फ एक ही मर्डर साबित हो पाया है। बाकी 6 मर्डर्स में सबूतों की कमी होने की वजह से उसका गुनाह साबित नहीं हो पाया, इसलिए अदालत उसे सिर्फ एक मर्डर के केस में 15 साल की सजा सुनाती है। इस फैसले से वहां मौजूद कोई भी इंसान खुश नहीं होता, क्योंकि ली के गुनाह के हिसाब से ये सजा बहुत ही कम है। जब पुलिस उसे वहां से ले जाने लगती है तो वहां मौजूद इंस्पेक्टर सॉन्ग उससे मारपीट करने लगता है। वो ली से कहता है कि मुझे अच्छे से मालूम है कि हमारे पुलिस चीफ नैम को तूने ही मारा है और मैं जेल से निकलने के बाद भी तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। इसी कोर्ट रूम में हम एक मासूम सी बच्ची को देखते हैं जिसका नाम हिजू है। हिजू के फादर थे पुलिस चीफ नैम, जिनके मर्डर का आरोप भी सीरियल किलर ली पे है। ली वहां से जाते समय कोर्ट रूम में बैठे एक आदमी को घूर के देख रहा होता है, जिसके बारे में हमें फिल्म में आगे पता लगेगा। पुलिस चीफ नैम के मरने के बाद हिजू का इस दुनिया में अब कोई भी नहीं, तो इंस्पेक्टर सॉन्ग उसकी परवरिश खुद करने का फैसला लेता है। यहाँ फ्लैशबैक के एक सीन में हमें 3 महीने पहले का समय दिखाया जाता है। इंस्पेक्टर सॉन्ग और पुलिस चीफ नैम दोनों उस सीरियल किलर के केस पे काम कर रहे थे। उस सीरियल किलर को भी ये बात पता थी, इसलिए उसने एक दिन बहुत ही सफाई से पुलिस चीफ नैम के गर्दन पे ब्लेड मार दी। वो किसी तरह अपने घर तो पहुंच गए, लेकिन बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। अगले दिन पुलिस चीफ नैम का बर्थडे था, तो इंस्पेक्टर सॉन्ग एक साथी पुलिस वाले के साथ उन्हें विश करने के लिए उनके घर जाता है। इन दोनों पुलिस वालों की बातचीत से हमें पता चलता है कि पुलिस चीफ नैम की वाइफ बहुत ही आवारा किस्म की औरत थी। उसे गैम्बलिंग का बहुत शौक था और गैम्बलिंग में अपना सब कुछ हारने के बाद वो किसी दूसरे मर्द के साथ भाग गई। इंस्पेक्टर सॉन्ग जब घर के अंदर जाके देखता है तो वहाँ का नजारा बहुत ही पेनफुल था। मासूम सी बच्ची हिजू अपने फादर की लाश गोद में रख के उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। पुलिस चीफ नैम इंस्पेक्टर सॉन्ग के अच्छे दोस्त थे, इसलिए वो फैसला लेता है कि वो हिजू की परवरिश खुद करेगा। इसके बाद फिल्म में हमें आज से 15 साल बाद का समय दिखाया जाता है। ये वो दिन है जब सीरियल किलर ली अपनी सजा पूरी करके जेल से बाहर आया है। इंस्पेक्टर सॉन्ग अब पुलिस चीफ बन चुका है और वो ली से मिलने के लिए जेल के बाहर ही खड़ा था। वो ली से कहता है कि तुम्हारी गुनाहों के हिसाब से तुम्हारी सजा बहुत ही कम थी। ध्यान रहे कि मेरी नजर तुम पे रहेगी और इस बार तुमने कुछ भी गलत किया तो पूरी जिंदगी जेल में सड़ोगे। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम हिजू को देखते हैं, जो अब काफी बड़ी हो चुकी है। हिजू आज भी अपने फादर को बहुत मिस करती है और खुद को मोटिवेट रखने के लिए उसने अपने रूम की दीवारों पर काफी सारे मोटिवेशनल कोट्स लिख रखे हैं। वो अपने आसपास के लोगों की काफी हेल्प करती है, इसलिए सब उसे पसंद करते हैं। वो शहर की किसी बिल्डिंग की छत से सामने वाली बिल्डिंग में किसी औरत को देख रही है। ये औरत असल में हिजू की मॉम ही है, जो काफी पहले उसे छोड़ के जा चुकी थी। इसकी मॉम को हिजू के बारे में कुछ भी नहीं पता और वो जिस आदमी के साथ रहती है वो अक्सर दारू पी के उसे मारा पीटा करता है। इसलिए वहाँ से जाते समय हिजू उसे समझाती है कि वो अपनी वाइफ के साथ थोड़ा अच्छे से पेश आए। हिजू भी उसी पुलिस स्टेशन में छोटे मोटे काम करती है जहाँ उसके फादर कभी पुलिस चीफ हुआ करते थे। यहाँ का हर पुलिस वाला अपनी सैलरी का एक छोटा हिस्सा जमा करता है, जो पैसे हिजू को उसके काम के लिए दिए जाते हैं। इधर ली जेल से बाहर आके मिन्सू नाम के किसी आदमी का फोन नंबर तलाश रहा है। सॉन्ग अपने 2 जूनियर पुलिस वालों को ली का फोटो देते हुए उस पे नजर रखने को कहता है। इनमें से एक पुलिस वाले ने अभी नया ही ज्वाइन किया है, तो वो अपने साथी से पूछता है कि ली आखिर कैसे पकड़ा गया था। वो उसको बताता है कि शुरू के 6 मर्डर में ली के खिलाफ कभी कोई ठोस सबूत नहीं मिले, लेकिन 7वां मर्डर उसने अपनी गर्लफ्रेंड का किया था, जिसे करते हुए वो रंगे हाथों पकड़ा गया क्योंकि किसी ने पुलिस को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। वो लोगों की जान लेने के लिए उनके गर्दन पे कट मारता था और किसी विक्टिम के गले में तो डॉग कॉलर भी पाया गया। इसी समय हम एक होटल रूम में ली को देखते हैं, जो किसी प्रोस्टिट्यूट के साथ बहुत ही वायलेंट तरीके से इंटीमेट हो रहा है। फ्लैशबैक के सीन से हमें समझ आता है कि 15 साल पहले उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मारने से पहले भी ऐसा ही किया था, लेकिन वो इस प्रोस्टिट्यूट की जान नहीं लेता क्योंकि वो फिर से जेल नहीं जाना चाहता। ये प्रोस्टिट्यूट होटल से बाहर आकर अपने ब्रोकर की कार में बैठती है। वो ब्रोकर बाथरूम करने के लिए कार से बाहर जाता है कि तभी एक अनजान सीरियल किलर वहां आकर उसे मार देता है। इसके बाद वो कार में बैठी इस लड़की को भी मार देता है। इस सीरियल किलर ने भी इन दोनों को ठीक उसी तरह से मारा है जैसे 15 साल पहले ली लोगों को मारा करता था, जिसका मतलब ये हुआ कि ये सीरियल किलर चाहता है कि इन दोनों के मर्डर के इल्जाम में पुलिस ली को पकड़े। गीजू भी इस वक्त यहीं पर थी और वो ये सब कुछ होता हुआ देख लेती है, क्योंकि वो खुद भी यहाँ इन दोनों को मारने आई थी ताकि इनके मर्डर के आरोप में उसके फादर का कातिल ली फंस जाए। गीजू घर आके सोचती है कि आखिर वो कौन है जो मेरी ही तरह ली को फंसाना चाहता है।
अगले दिन शक के आधार पे पुलिस ली को उठा लेती है, लेकिन पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है क्योंकि वो तो अपने होटल रूम से पूरे दिन बाहर ही नहीं निकला। तो मजबूरन पुलिस को उसे छोड़ना पड़ता है। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते वक्त वो हीजू से टकरा जाता है। वो अपना हाथ दे के हीजू को उठाता है, जिससे हीजू को खुद पे बहुत घिन आती है क्योंकि आज उसे एक सीरियल किलर को टच करना पड़ा, जिसकी वजह से वो अपने हाथ को बहुत ही अग्रेसिवली वॉश करती है। यहीं चीफ सॉन्ग पुलिस वालों को उस आदमी के बारे में पता लगाने को कहता है जिसकी इन्फॉर्मेशन पे 15 साल पहले ली को गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि उसे शक है कि ली जेल से बाहर निकलकर उसे जरूर ढूंढेगा। रात को जब हीजू अपने घर जा रही होती है तब वो देखती है कि उसकी मॉम का हस्बैंड फिर से उसके साथ मारपीट कर रहा है। हीजू ने ये सब पहले भी बहुत बार होते देखा है, लेकिन अब उसके बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। इसलिए जब वो आदमी घर से बाहर निकलता है, हीजू उसके सर पे पत्थर मार के उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद वो उस आदमी को ठीक उसी तरह से मार के बगल वाले पार्क में फेंक देती है जैसे सीरियल किलर ली लोगों को मारा करता था। अगले दिन उस जगह पे भीड़ लगी देख ली भी वहाँ पहुँचता है। उसे महसूस होता है कि कोई छुप छुप के उस पर नजर रख रहा है। वो काफी दूर तक उस इंसान का पीछा करता है लेकिन उसे पकड़ नहीं पाता। बाद में हम देखते हैं कि ये नकाबपोश असल में हीजू ही थी जो उससे बचकर अपने घर पहुंचती है। हीजू ने पिछले काफी सालों से अखबार की कटिंग जमा कर रखी थी, जिससे उसे सीरियल किलर के किलिंग पैटर्न को समझने में मदद मिलती है। चीफ सॉन्ग अपने सीनियर को बताता है कि पिछले 2 दिनों में 3 मर्डर हो चुके हैं और किलिंग करने का पैटर्न सेम वैसा ही है जैसा ली का था, लेकिन उसका सीनियर कहता है कि ली के खिलाफ हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है, तो हम उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट नहीं निकाल सकते। अगले सीन में हम इस फिल्म के दूसरे सीरियल किलर को देखते हैं जिसका नाम मिनसू है। ये वही आदमी है जिसने कुछ दिन पहले प्रोस्टिट्यूट और उसके साथी को मारा था, और फिल्म के पहले सीन में हमने इसे कोर्ट रूम में भी बैठे देखा था। इसके कोशिश करने के बाद भी अभी तक पुलिस ने ली को गिरफ्तार नहीं किया, तो ये फैसला करता है कि ये खुद जाके उसे मारेगा। ली को भी इस बात का अंदाजा था कि यह आदमी कभी भी उसे मारने आ सकता है। जब वो गेट का लॉक खोलने की कोशिश करता है तब वो अंदर से ही उस पे चाकू मारता है जो सीधा उसके हाथ पे जाके लगता है, लेकिन वो अपने मुंह से बिल्कुल भी आवाज नहीं निकालता। जब मिनसू दरवाजे के करीब जाने की कोशिश करता है तो ली का दूसरा चाकू उसके चेहरे के पास आके लगता है। इसी वक्त पुलिस चीफ सॉन्ग वहां आ जाता है, जिसे देख के मिनसू वहां से भाग जाता है। अगले दिन हीजू को विंडो पर उसकी मॉम नजर नहीं आती, तो वो उससे मिलने के लिए घर के अंदर जाती है। वहां पहुंच के वो देखती है कि उसकी मॉम ने पॉइजन खा के सुसाइड कर लिया। वो रोते हुए अपनी मॉम के डेड बॉडी से कहती है कि आपने पहले भी मुझे छोड़ते वक्त नहीं बताया और इस बार भी मुझे बिना बताए चली गई। घर जाके हीजू उन सारे पेपर कटिंग्स को देखते हुए कुछ और इन्फॉर्मेशन जुटाने की कोशिश करती है, और यहाँ वो समझ जाती है कि 15 साल पहले असल में 2 सीरियल किलर थे। इनमें से एक लोगों को चाकू घोंप के मारता था और दूसरा लोगों के गले पे कट मारता था। इन दोनों सीरियल किलर में से एक है ली और दूसरा है मिनसू। फ्लैशबैक के सीन से हम देखते हैं कि ली और मिनसू पहले दोस्त हुआ करते थे और इन्हें बचपन से ही लोगों को मारने का अजीबोगरीब शौक था। पहले ये सिर्फ जानवरों को मारा करते थे, लेकिन उसके बाद ये इंसानों की भी जान लेने लगे। इधर पुलिस को भी ये पूरी कहानी समझ आ चुकी है कि ली और मिनसू कभी दोस्त हुआ करते थे, लेकिन ली की गर्लफ्रेंड ने मिनसू की वजह से उसके साथ चीट किया, जिस वजह से ली ने अपनी गर्लफ्रेंड को मार दिया और इसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिनसू ने ही दी थी, जिसका मतलब ये हुआ कि ली का अगला शिकार अब मिनसू है। हीजू भी पुलिस स्टेशन में ही काम करती है, इसलिए उसे मिनसू का एड्रेस आराम से मिल जाता है। फिर ये उसे मारने का प्लान बनाती है, जिसके लिए ये एक डॉग कॉलर भी खरीदती है ताकि मिनसू की मौत का इल्जाम ली पे आए। इसके बाद वो कांच की काफी सारी खाली बोतलें लेकर मिनसू के घर जाती है, जिसका कारण हमें आगे पता लगेगा। इधर ली को भी मिनसू के दुकान का एड्रेस मिल चुका है, तो वो उससे मिलने आता है। वो मिनसू से कहता है कि मुझे अच्छे से पता है कि तूने ही मुझे फंसाया था, जिसकी वजह से मुझे 15 साल जेल में काटने पड़े। बहुत जल्द मैं तुझे भी उस लड़की के पास पहुंचाने वाला हूं जिसने तेरी वजह से मेरे साथ चीट किया। रात को जब मिनसू घर वापस आता है तो उसकी कोशिश करने के बावजूद भी घर की लाइट ऑन नहीं होती, तो वो अंधेरे में ही घर के अंदर चला जाता है। इसी समय उसके पैर में कांच के वो टुकड़े चुभ जाते हैं जो हीजू ने वहां बिछाए थे। हीजू ने उन कांच के टुकड़ों के बीच पानी भी डाल रखा था, जिसमें वो करंट वाला तार फेंक देती है, जिससे मिनसू की वहीं गिर के मौत हो जाती है। इसके बाद वो मिनसू की लाश को डॉग कॉलर पहना के ली के बेड में ही छुपा देती है। ली जागने के बाद उस लाश को देखता है, तब वो पीछे से उस पर भी हमला कर देती है। चाकू सीधा ली के पेट की मांसपेशियों में लगा था, जिसकी वजह से वो हिल डुल भी नहीं पाता। वो ली से कहती है, मैं पिछले 15 सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, लेकिन मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगी क्योंकि तुम्हें अपनी बची हुई सजा काटनी है। फिर वो उसके गले को चेन से दबाती है और उसे बेहोश करके वहां से चली आती है। पुलिस के यहाँ पहुंचने से पहले ली को होश आ जाता है और वो सबको चकमा दे के यहाँ से भागने में कामयाब होता है। जब पुलिस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर्स को यह पता चलता है तो वो अपने ऑफिसर्स पे बहुत नाराज होते हैं और इन सबको डांटते हुए किलर को जल्द से जल्द पकड़ने का आदेश देते हैं। हीजू इस बात से पूरी तरह अनजान है कि ली को फंसाने का उसका प्लान फेल हो चुका है।
इसलिए वो खुद के लिए किसी ऑर्केस्ट्रा शो की टिकट्स बुक करती है। ली इस बात से बहुत हताश है कि किसी ने उससे पहले मिन्सू को मार दिया, क्योंकि वो खुद अपने हाथों से उसको मारना चाहता था। वो जब रोड पे जाता है तो जगह जगह अपने वांटेड वाले पोस्टर लगे देखता है। ली इस बात को जानता है कि पुलिस के पास इस बात का कोई भी सबूत नहीं कि उसने ही मिन्सू को मारा है। इसलिए वो एक फोन बूथ में जाके किसी बड़े पत्रकार को फोन करता है और उससे कहता है कि बिना किसी सबूत के पुलिस मुझे एक मर्डर केस में फंसा रही है। जिससे होता यह है कि अगले दिन के न्यूज़पेपर में यह हेडलाइंस थी कि बिना सबूत के पुलिस एक इनोसेंट आदमी को फंसाने की कोशिश कर रही है। अगले दिन ये खबर हीजू भी पढ़ती है और वो समझ जाती है कि उसका प्लान फेल हो चुका है। इस खबर को पढ़ के तो पुलिस डायरेक्टर का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में पुलिस की काफी फजीहत हो चुकी है। हीजू जानती है कि चीफ सॉन्ग ली के केस से बहुत परेशान है, इसलिए वो उन्हें दिलासा देते हुए कहती है कि बहुत जल्दी सबूतों के साथ पकड़ा जाएगा। यहाँ चीफ सॉन्ग को इस बात का कोई आइडिया नहीं कि हीजू ने ली को पकड़वाने का क्या प्लान बना रखा है। इधर ली के दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो कौन लड़की थी जो उसे मिन्सू के मर्डर के केस में फंसाना चाहती है। वो हीजू का फेस नहीं देख पाया, लेकिन उसको उसकी आवाज से इस बात का अंदाजा है कि वो कोई 20-22 साल की लड़की है। इसलिए वो 15 साल पहले अपनी की हुई किलिंग्स को एनालाइज करने लगता है, क्योंकि हो ना हो ये लड़की उन्हीं विक्टिम्स में से किसी की रिलेटिव होगी। इसके बाद वो एक साइबर कैफे में जाता है ताकि 15 साल पहले हुए मर्डर्स की और जानकारियां इकट्ठी कर सके। और यहाँ थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद वो इस बात को समझ जाता है कि 15 साल पहले उसने जिस पुलिस चीफ नैम को मारा था ये जरूर उसी की बेटी है। साइबर कैफे का मालिक ली को पहचान लेता है, इसलिए वो पुलिस को कॉल करके इसकी सूचना देता है। चीफ सॉन्ग अपने साथी को कार में बिठा के अकेला ही साइबर कैफे के अंदर ली को पकड़ने आता है। इन दोनों के बीच यहाँ ठीक ठाक फाइट देखने को मिलती है, लेकिन ली उससे बच के भागने में कामयाब होता है। वो सॉन्ग के साथी पुलिस वाले को घायल करके उसकी कार लेके वहां से भाग जाता है। यहाँ से वो सीधा पुलिस हेडक्वार्टर जाता है और एक पुलिस वाले की कार होने की वजह से उसे एंट्री भी मिल जाती है। हीजू ली को यहाँ देख लेती है और वो समझ जाती है कि ये यहाँ क्यों आया होगा, लेकिन वो किसी को बिना कुछ बताए चुपचाप वहां से चली आती है, क्योंकि अगर ये पकड़ा भी गया तब भी पुलिस के पास अभी तक इसके खिलाफ मर्डर का कोई सबूत नहीं है। पुलिस स्टेशन में काम करने वाले डेटा एंट्री ऑपरेटर ने अभी नया ही ज्वाइन किया है, इसलिए उसे इस केस के बारे में कुछ भी नहीं पता। ली उसके सामने खुद को एक डिटेक्टिव बताता है और उसकी हेल्प से हीजू का एड्रेस पता कर लेता है। हीजू को पता है कि ली उसे मारने के लिए उसके घर आएगा, इसलिए वो अपने प्लान के मुताबिक एक और डॉग बेल्ट खरीदती है और फिर अपने घर जाके ली के आने का इंतजार करने लगती है। ली जब वहां पहुंचता है तो वो चुपके से उस पे चाकू से वार करती है। ली भी उसे चाकू मार देता है, जिससे ये दोनों घायल हो जाते हैं। फिर वो खुद को उससे बचाते हुए जंगल की तरफ भागती है। इधर पुलिस को भी ये बात पता लग चुकी है कि ली पुलिस स्टेशन में हीजू का एड्रेस लेने आया था, यानी कि ली का अगला निशाना हीजू है, तो वो उसे बचाने के लिए उसके घर की तरफ भागते हैं। ली हीजू का पीछा करते हुए उसे एक पुल के पास पकड़ लेता है। वो हीजू से कहता है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन तुमने जो मर्डर करके मुझे फंसाया है पुलिस के सामने वो कन्फेस करो। हीजू उसके पैर में चाकू मार के फिर से वहां से भागती है और इसी बीच वो चीफ सॉन्ग को फोन करके बता देती है कि ली उसे मारना चाहता है, जिससे बचने के लिए वो जंगल की तरफ भागी है। खुद को ली से बचाते हुए वो जंगल में बने एक पार्क में पहुंचती है और वहां मौजूद झूले पे झूलने लगती है। ली को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि ये लड़की आखिर करना क्या चाह रही है। ली उससे कहता है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हारी हरकतें देख के मेरा मूड कभी भी चेंज हो सकता है। हीजू उससे कहती है, इतने सारे मर्डर करने के बाद भी तुम आज तक बचते रहे, क्योंकि पुलिस के पास तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं था, लेकिन आज पुलिस को विक्टिम, क्रिमिनल और सबूत सब एक साथ मिल जाएगा। इतना कहते हुए हीजू अपना स्कार्फ उतार के ली की तरफ फेंक देती है। ली को अभी भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या करने वाली है। हीजू ने अपने स्कार्फ के अंदर एक डॉग बेल्ट पहन रखी थी, जिसको वो उस झूले के साथ कनेक्ट कर देती है। लास्ट में वो ली से कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं भी एक क्रिमिनल बन गई और मैंने भी कुछ लोगों का मर्डर कर दिया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी मौत से उन सब लोगों को इंसाफ मिले जिन्हें तुमने आज से 15 साल पहले मारा था। और इतना कहते हुए वो खुद का पैर झूले से हटा देती है और खुद को फांसी लगा लेती है। गले में अचानक से आए झटके की वजह से ऑन द स्पॉट ही हीजू की डेथ हो जाती है। इसी वक्त चीफ सॉन्ग के साथ पुलिस टीम भी वहां पहुंच जाती है और आज यहाँ पर क्राइम, क्रिमिनल, विक्टिम और सबूत सब एक साथ हैं, जिसकी वजह से ली को गिरफ्तार करके अदालत में एक बार फिर उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है। लेकिन इस बार सबूतों की कोई कमी नहीं थी, तो अदालत उसे फांसी की सजा सुनाती है। जाहिर है कि ये सब हीजू की कुर्बानी की वजह से हो पाया, क्योंकि सच तो ये है कि ली ने जेल से बाहर आने के बाद कभी कोई मर्डर नहीं किया। ये सजा तो ली को उसके पुराने गुनाहों की मिली है। फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि चीफ सॉन्ग हीजू के घर गए हैं और यहाँ उन्हें हीजू के द्वारा पिछले 15 साल की जमा की हुई पेपर की कटिंग्स मिलती हैं।
इन पेपर कटिंग्स के साथ हीजू के किए हुए होमवर्क को देख के वो समझ जाते हैं कि ये सब कुछ करने वाली हीजू ही थी, जिसकी वजह से 15 साल पुराने विक्टिम्स को इंसाफ मिल पाया। लेकिन फिलहाल उनके पास आंसू बहाने के बजाय अब कुछ भी नहीं बचा। और इसी इमोशनल एंडिंग के साथ ये फिल्म यहाँ पे समाप्त होती है।